जोहार। हम लोग साहेबगंज चौकीदार का तैयारी कर रहे हैं और ये क्लास 11 है जिसमें हम लोग संथाल विद्रोह को देखेंगे। इसके पहले टोटल 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर लिंक भी मैंने डाल दिया है। आप क्लास 1 से ही देखें तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आप बाकी से आगे जा सकते हैं। और मैं जो साहेबगंज चौकीदार का क्लास करा रहा हूँ उसमें आप साहेबगंज जीके पूछा जाएगा, मतलब जिला संबंधित प्रश्न साफ साफ लिखा हुआ है। तो जिला से जितने भी फैक्ट्स होंगे, चाहे वो स्टैटिक हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा और साथ में यहाँ पे करंट अफेयर भी आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एक गाइडेंस के अंदर में तैयारी करनी है एकदम मिनिमम फी में, अगर आपको सिर्फ साहेबगंज जीके चाहिए तो आपको 199 में अभी ऑफर्स है। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू डिस्कशन भी होगा, उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। जो एमसीक्यू हम लोग बनाएंगे उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। क्वालिटी तो आप देख रहे हैं एकदम बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैप से चीज़ों को समझा करके। और अगर आपको साथ में खोटा भी चाहिए तो आपको 399 में टोटल का टोटल कोर्स मिल जाएगा। जो यूट्यूब में है, यूट्यूब में बस आपको वीडियोस मिल रहे हैं साहेबगंज जीके का, बाकी कोई भी नोट्स अवेलेबल आपको नहीं होगा और ना ही एमसीक्यू डिस्कशन यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया जाएगा। आपको पूरा कोर्स में ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लेनी पड़ेंगी। बाकी अगर आपको लगता है कि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये मेहनताना इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे मेहनत लगती है। बहुत सारा टाइपिस्ट को एंगेज करना पड़ता है, उनको भी सैलरी देनी पड़ती है, तो सैलरी आप लोग सही देंगे ना। और ऐसा भी नहीं है कि सर बहुत ज़्यादा फी आपसे लिया जा रहा है, इतने में आजकल 3 क्लास के ट्यूशन्स भी नहीं लोग लगाते हैं, है ना। तो चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे संथाल विद्रोह को और इसमें सारा चीज़ों को हम लोग देखेंगे। संथाल विद्रोह आपने बहुत जगह पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो इतना आसानी से मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप को समझते हैं। तो आप देखिए ये हमारा प्यारा झारखंड है और झारखंड के ऊपर में कौन है? बिहार है। तो आप देखिए थोड़ा सा बिहार का मैप को मैंने जगह दे करके ऊपर बनाया ताकि आप समझ पाए कि ये बिहार है, ये झारखंड है, लेकिन ये तो सटा हुआ है ना। तो ये हमारा है संथाल परगना और संथाल परगना से सटा हुआ बिहार का जिला देखिए आप, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सब सटा हुआ है। ये स्पेस यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया ना, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर घसका दिया, लेकिन ये तो सटा हुआ है ना। और ये है आपका दाहिने साइड में, ये आपका बंगाल है। बंगाल का ये वाला जो ये रेड कलर दिख रहा है आपको, वो वीरभूम है। वीरभूम का ही पहले पार्ट था ये मानभूम और ये सिंहभूम। पहले ये ऐसे करके था बड़ा सा, जिसको बड़ा भूम ऐसे करके लोग कहते थे। तो ये आपको क्लियर है मैप। यहाँ पे आपको अभी इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज सुन के कि संथाल जो यहाँ पे अभी लोग रहते हैं वो यहाँ के प्राचीन आदिवासी नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कि संथाल लोग यहीं पे शुरुआत में जन्म लिए और यहीं पे आके बसे, नहीं, संथाल लोगों को यहाँ पे बसाया गया। वो क्यों बसाया गया उसका कहानी पहले आप लोग सुनिए। देखिए बात करते हैं 1765 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा इसको। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिल गया। दीवानी राइट्स क्या था? इलाहाबाद की संधि होती है ना 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ संधि होती है जिसमें दीवानी राइट्स को मिल जाए। दीवानी राइट्स का मतलब ये हो गया कि अंग्रेज अब शाह आलम द्वितीय को सालाना कुछ पैसा दे दिया करेगी और उसके बदले में पूरा का पूरा एरिया का जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो अंग्रेज करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाला बात यह है कि जब अंग्रेज मान लीजिए 40 लाख रुपया हर साल इसको दे रहा है शाह आलम द्वितीय को, तो 40 लाख रुपया वो लाएगा कहाँ से? वो लाएगा इनका टैक्स से। किनका टैक्स? हमारा जो जमीन है जहाँ झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में रह रहे हैं, वहां का दीवानी मिल गया उसको, टैक्स कलेक्ट करो भाई, तुम ही कलेक्ट करो और हमको पैसा ला के दो। तो एक तरीके से तो भाई अंग्रेजों को 40 लाख रुपए देना भी है और कुछ पैसा फायदा भी कमाना है। तो इसका बोझ किस पे पड़ने वाला है? इसका बोझ पड़ने वाला है किसानों पर, हमारे पर, आप पर, है ना। तो बाकी जगह में क्या हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। साहेबगंज के चौकीदार के एग्जाम में हमको संथाल परगना और साहेबगंज में क्या हो उस समय वो हम लोग को जानना है। तो हम लोग को पता है ये हमारा है साहेबगंज का जो दामिन ई कोह वाला पार्ट है। तो दामिन ई कोह वाला में क्या है, इसको पहाड़ियों की स्कर्ट्स भी कहते हैं। मान लीजिए पहाड़ी है तो इसको स्कर्ट मतलब क्या हो गया, जब भी कोई भी स्कर्ट पहनता है या पहनती है तो सर तक तो नहीं पहनता ना, वो कमर से पहनता है। तो मान लीजिए ये पहाड़ी का सर है और ये इसका कमर है, तो यहां से लेकर के नीचे वाला चीज को क्या बोल दिया गया? दामिन ई कोह कर दिया गया। इसको संथालों के लिए यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया। तो अब बात करते हैं
कि जब दीवानी राइट इसको मिल गया तो ये लोग को खेती कराना है। टैक्स कैसे वसूल होगा? खेती करा के वसूलेगा। जब खेती कराने के लिए ये लोग आया यहाँ पे, तो यहाँ पे बसे हुए हैं पहाड़िया लोग। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पहाड़िया लोग बसे हुए, यहाँ पे कोई संथाल लोग वहां पे नहीं है अभी फिलहाल में। और पहाड़िया लोग हैं आजादी के प्रेमी, इनको आजादी बहुत प्यारी है और ये अपना जीवन पहाड़ों में रह करके झूम खेती करके अपना बिताते हैं। झूम खेती मतलब ये हुआ कि कभी यहाँ खेती कर लिया, जब यहाँ का उर्वरता खत्म हो गया तो दूसरा जगह खेती कर ली, उसको झूम खेती बोलते हैं। तो अंग्रेज लोग अंततः पहाड़ियों को नहीं समझा सके और पहाड़ी और अंग्रेजों में बहुत लड़ाइयाँ हुई। तो पहाड़ियों लोगों को फिर यहाँ पे गिव अप कर दिया कि भाई पहाड़ियों से हम लोग टैक्स वसूल नहीं सकेंगे, ये लोग यहाँ पे खेती करने के राजी नहीं है। अब क्या किया जाए भाई? अब अंग्रेज लोग सोचा कि चलो ठीक है, पहले क्या था कि ये भागलपुर एरिया में, ये वीरभूम एरिया में खेती कैसे होता था? संथाल लोगों को यहाँ पे भाड़े पे रखा जाता था कि ठीक है तुम यहाँ पे खेती करो, तुमको दिन का इतना अनाज दे देंगे या इतना तुमको महीना का दे देंगे, भाड़े पे रखा जाता था। अब अंग्रेज लोग सोचा कि क्यों ना ये संथाल लोगों को ही यहाँ पे बैठाया जाए, वही लोग यहाँ पे खेती करें। उसी के बाद क्या हुआ कि संथाल लोगों को यहाँ पे बुलाया गया और यहाँ पे बसाया गया कि ठीक है अब आप लोग भाड़े पे नहीं, अब आप लोग का ही ये एरिया है, यहीं पर आप लोग रहिए और यहीं पे खेती आप लोग कीजिए। और संथाल लोग थे सीधे साधी, वो लोग को तो कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। उन लोग को पूरा यहाँ पे बसाया गया और उन लोग का शोषण वहाँ पे शुरू होगा, अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हम लोग को ये क्लियर है कि संथाल परगना में संथाल आदिवासी लोग कैसे आए, और जब संथाल आदिवासी लोग यहाँ पे आए तो पहाड़ी लोग क्या किए, पहाड़ी लोग ऊपर और जंगलों में चले गए और कभी कभी इन दोनों के बीच में लड़ाई भी हुआ करता था। क्लियर हो गया? तो वही यहाँ पे है 1790 से 1810 तक वीरभूम, बांकुड़ा, हजारीबाग, रोहतास से संथाल आदिवासियों को संथाल परगना में बसाया गया। संथाल परगना में संथाल आदिवासी लोग पहले से नहीं थे, उनको यहाँ पे लाया गया खेती करने के लिए। उनके टैक्स वसूला जाएगा तभी तो वो जाके 40 लाख रुपया या जितना भी उसका होगा शाह आलम द्वितीय को जाके देंगे। क्लियर हो रहा ना कहानी? विलियम डब्ल्यू हंटर भी सेम चीज बोलते हैं कि 1790 में जब टैक्स वसूलने के लिए भूमि को साफ किया गया, जमीनों का विस्तार किया गया, तो निचले इलाकों को साफ करने के लिए संथाल आदिवासियों को चुना गया। ये जो नीचे वाले इलाकों मतलब क्या, दामिनी कोई वाले इलाका, ये आप लोग यहाँ पे खेती, क्यों खेती नहीं हो रहा था ना वहाँ पे, उसको वहाँ पे चुना गया। अब बात ये आया कि बसाने के लिए लोग को यहाँ बसा दिए, लेकिन 1769 के बाद यहाँ पे अकाल पड़ने लगा। 3-4 बार अकाल पड़ा यहाँ पे और भारी भारी अकाल पड़ा। तो जब अकाल पड़ा तो खेती होगा नहीं भाई, जब खेती नहीं होगा तो जो भी थोड़ा मोड़ा खेती हुआ उस पर कब्जा कर लिया गया ये लोग का। तो अंग्रेजों को ये सोचना चाहिए था ना कि भैया देखो यहाँ पे अकाल पड़ गया है, अभी हम लोग यहाँ पे टैक्स नहीं दे सकते हैं। लेकिन अंग्रेज लोग सोचा हमको तो भैया पैसा चाहिए चाहिए, हमको वहां पे पैसा देना है, अपने ही पैसा कमाना है, तो पूरा का पूरा खेती पर ही कब्जा कर लिया जाता था। तो ये है आपका शोषण का स्टार्टिंग है अभी। और संथाल लोग थे बहुत सीधे साधे लोग, वहां पे जितने भी गैर संथाल आदिवासी या गैर संथाल जो व्यापारी है, जो संथाल नहीं है, जो सेठ है, जो साहूकार है, जो जमींदार है, वो उसका आसानी से शिकार कर लेते थे, मतलब शोषण करते थे, तरह तरह का इल्जाम लगा देते थे। ऐसा होता था कभी कभी कि मान ले 100 रुपया महाजन से लिया या जमींदार से लिया तो पता चला कि उसका किताब में 1000 हो गया। अब 1000 चुकाने के लिए चुकाते रहिए भैया, कभी चुक नहीं पाएगा, बेटा का बेटा चुका रहा है, खेती कर रहा चुका नहीं पा रहा है। तो इस तरह करके बहुत सारा उन पे अत्याचार होने लगा। बनिया और महाजनों ने संथाल आदिवासियों से भारी कर वसूला और उन पर कोई जांच नहीं होता था। देखिए यहाँ बनिया, महाजन और अंग्रेज का क्या सीन है पहले देख लेते हैं। पहले ऊपर में मान लेते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके नीचे में आपका है, नीचे में यहाँ पे आपका हो गया सेठ मान लीजिए, साहूकार मान लीजिए या जमींदार मान लीजिए, जमींदार मान लीजिए, और इसके नीचे है किसान, इसके नीचे है किसान। तो किसानों को दोनों का सहना है, कंपनी का भी सहना है और सेठ साहूकार जमींदार का भी सहना है। किसान टैक्स देता था सेठ साहूकार जमींदार लोग को, जमींदार देता था कंपनी लोग को, ऐसे करके होता था। अभी मान लीजिए कि किसानों पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है, और कंपनी को जाकर बोलेगा कि भैया देखिए ये सेठ साहूकार हम पे अत्याचार कर रहा है। अब कंपनी लोग इस पर बहुत ज्यादा जांच नहीं करता था, रीजन बिकॉज कि सेठ साहूकार से ही इसको यहाँ पे टैक्स मिलता था, इसलिए वो लोग सोचा चलो भाई जो हो रहा होने दो, किसान लोग का ही यहाँ पे हर तरह से शोषण हो रहा था। तो ये कहानी था पूरा। ये मैं जितना आसान करके आपको बता रहा हूँ ना, ये इतना आसान करके इसलिए बताया रहा क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा स्टडी है, इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च पेपर, इसलिए आपको इतना आसानी से समझाया जा रहा है। और देखिए जो मैंने बताया वही है, स्थानीय प्रशासन बहुत भ्रष्ट था, मतलब जो लोकल पुलिस स्टेशन है और भ्रष्ट है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारा मिला हुआ ना, सारा मिला हुआ एक दूसरे से।
जिस पर संथाल आदिवासियों को बसाया गया था, वहां पर अंग्रेज के चमचे, अंग्रेज अधीक्षक भी बहुत लालची और दमनकारी थे। पुलिस भी उसी तरह से भ्रष्ट थी, मतलब कोई भी साथ देने वाला नहीं था ये लोग को, संथालों को। लेकिन संथाल किसी भी कीमत पर न्याय चाहते थे, उसको किसी भी कीमत पर न्याय चाहिए। अब उन लोग का जो पानी है सर से ऊपर बह रहा था, है ना, अन्याय का पानी जो है वो सर से ऊपर बह रहा था। तो उसी के लिए न्याय करने के लिए अब को कहाँ जाना था, उसको या तो मुर्शिदाबाद जाना था या तो भागलपुर जाना था। क्यों? क्योंकि वहीं पर कोर्ट कचहरी था और कहीं पर कोर्ट कचहरी नहीं था। अभी तक तो जो लोकल पंचायत वगैरह था वो सब तो सब खत्म हो गया ना अंग्रेज को आने से। अब जितना सारा सुनवाई होगा सारा कोर्ट कचहरी में होगा। अब वो लोगों को जाना था मुर्शिदाबाद और भागलपुर। अब वहां पर भी वो लोगों को कोई फायदा नहीं वहां पर, और वो लोग का महंगा साबित हुआ। वकीलों क्या करता था ना, वकीलों बोलता ठीक है आप इतना पैसा दीजिए हम यहाँ पे आपका ठीक करा देंगे, और अगर आप पैसा भी ले लेता था और इल्जाम इसी लोग पे लगा देता था, तो उल्टा उसका जो घाव है और उसको करेद दिया गया और उसको अधिकतम क्षति पहुंचाया गया। जितना क्षति पहुंचाया जा सकता था उतना क्षति पहुंचाया गया। तो ये संथाल आदिवासियों की यहाँ पे स्थिति थी। अब आगे देखिए क्या होता है। इसके बाद भी क्या था, एक कमौती प्रणाली थी। कमौती प्रणाली मतलब क्या है, कमाना। कमाना मतलब शारीरिक परिश्रम करना, खट खट के आपको कमाना है और कर्ज का भुगतान करना है। 100 रुपया का 1000 रुपया हो गया ना, 1000 रुपया कैसे चुकाएगा, पैसा तो नहीं है, तो ठीक है मेरे घर में आप आके खटो, काम करो यहाँ पे और उसको चुकाओ यहाँ पे, वही है कमौती प्रणाली। कभी कभी ऐसा होता था छोटा सा टैक्स चुकाने के लिए 1 से 2 पीढ़ियां गुजर जाती थी। मतलब बेटा का बेटा आ गया, वो भी मर गया, लेकिन उसका कर्जे नहीं चुकता हो रहा है जमींदार का, सेठ साहूकार का। समझ रहे कितना मतलब जर्जर स्थिति है। वहां पर स्थित महाजनों और बनियों ने आदिवासियों के सीधेपन का बहुत ज्यादा फायदा उठाया, ये तो शुरू से बोलते आ रहे हैं। अब संथाल आदिवासी लोग क्या करने लगे, वो लोग अब असुरक्षित महसूस करने लगे, मतलब अनसेफ। अब वो लोग सेफ नहीं है और उसमें असंतोष का भाव काफी बढ़ गया। अब देखिए संथाल लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप गया। पहले वो लोग देखा कि क्या क्या अत्याचार हो रहा है, पहले अपने सुलझाने का प्रयास कर, नहीं हुआ। फिर वो लोग क्या किया कि कोर्ट कचहरी तक गया, भाई चलो उसको भी देख लेते हैं, उससे भी नहीं हुआ। अब वो लोग क्या करेगा, अब वो लोग पास लड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है ना। और कुछ अत्याचार देखिए, तो जब रेल लाइन बिछाया जा रहा था तो उस समय संथाल आदिवासी लोग भी काम कर रहे थे और बाहर से कॉन्ट्रैक्ट पे भी लोग लाया जा रहा था। तो काम तो दोनों लोग कर रहे थे, संथाल आदिवासी भी कर रहे हैं और बाहर के लोग भी कर रहे हैं। तो संथाल आदिवासियों को इसके कंपैरिजन में कम पैसा दिया जाता था, बहुत कम पैसा दिया जाता था। तो ये भी एक शोषण का टाइप है कि भाई काम तो हम लोग दोनों कर रहे हैं, बाहरी लोग को जो कॉन्ट्रैक्ट पे तुम लेकर आए हो उसको पैसा अच्छे दे रहे हो, मेरे को पैसा नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि इसके नीचे सेठ साहूकार लोकल जमींदार लोग थे, इन लोग को दबा करके रखता था। इन सभी परिस्थिति के कारण संथाल विद्रोह का शुरुआत होता है 1855 ईस्वी में। अभी क्लियर हो गया संथाल विद्रोह क्यों हुआ। अब कब हुआ वो देख लिया, 1855 में, एकदम नोट डाउन कर लिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855 में। अब बात करते हैं इसके, जब भी कोई विद्रोह होता है तो इसको लीड करने वाला नेता चाहिए। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, राजगुरु, ये सब सारे नेता थे, है ना। तो इसी समय संथाल विद्रोह के लिए जो नेता थे उसमें से प्रमुख हैं सिद्धू कानू, चांद भैरव। ये 4 भाई लोग थे जो साहेबगंज के नजदीक बरहेट के भोगनाडीह गांव में रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया था, 30 जून का समय है, 30 जून का समय है 1855 का। ये लोग भोगनाडीह गांव में एक मैदान है, वहां पे सभी लोग इकट्ठा हुए थे कि कैसे विद्रोह करना है। पूरा टांगी फरसा जिसको जो मिला, तीर धनुष सब लेकर के वो लोग आए थे और यहीं पे आपका प्लानिंग हुआ था। और यही 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हूल दिवस, ये भी क्वेश्चन आएगा आपको, हूल दिवस कब मनाया था, 30 जून का बात है। इसके साथ में और भी लोग यहाँ पे जुड़े, जैसे लिट्टीपाड़ा के सिंगराई यहाँ पे जुड़े। सिंगराई कौन था, बैजल मांझी का पुत्र था। कहीं कहीं बैजू मांझी भी लिखा गया है, कहीं कहीं बैजल मांझी भी है, तो आप इसे चिंता नहीं करना है, सिंगराई मानकी आप याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, जब यहाँ पे विद्रोह हुआ तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है टांगी है, हमारे पास है फरसा है, हमारे पास तीर धनुष। लेकिन अंग्रेजों के पास क्या, अंग्रेजों के पास है गोली बारूद बंदूक, हम लोग पास तो नहीं है। तो अंततः क्या हुआ, ये विद्रोह तो खत्म होना ही था, विद्रोह को लोग दबा दिया पूरा तरह से। सिद्धू को बरहेट से गिरफ्तार कर दिया गया और उसको फांसी दे दिया गया। जो मैंने पहले बताया था ना पिछले क्लास में, एक जगह बनाया गया है उसके शहीद के लिए, वहीं पर उसको फांसी दे दिया गया था बरगद के पेड़ में, और कान्हू को गोली मार दी गई थी। तो सिद्धू कान्हू यहाँ पे समाप्त हो गए, इनको शहीद यहाँ पे मिल गई। इस तरह करके अंग्रेज लोग बहुत ही क्रूर था, मतलब अत्यंत क्रूर था। तो यह है हूल दिवस आपका 30 जून का।
लिट्टीपाड़ा में भी क्या हुआ कि वहां भी विद्रोह हुआ। वहां पे मैंने बताया था सिंहराय मानकी वहां पे आगे उसको लेकर के गए। के राम भगत आम्रपाड़ा के एक प्रमुख व्यापारी और धनदार आदमी थे। बैजल मांझी मतलब सिंहराय के पिता, उसको गिरफ्तार करके भागलपुर जेल भेज दिया गया था और वहां में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही जो है सिंहराय जो भी बताए वो विद्रोह के लिए यहाँ पे पूरा आगे हो गया, साथ में सबके सामने वो मिल गया। तो उसके बाद भी क्या हुआ कि सिद्धू को तो गिरफ्तार करके फांसी लटका दिया गया, कान्हू को गोली मार दिया गया और सिंहराय को भी बरहेट बाजार में फांसी पर लटका दिया गया। तो जो भी यहाँ पे आगे उठाना अंग्रेज लोग उसको किसी भी तरीके से दबाने का ये लोग प्रयास किया। यहाँ अब संथाल लोग पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे और हूल विद्रोह ने 1857 के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में एक चिंगारी का काम किया, क्योंकि अभी 1855 चल रहा है ना, 2 साल बाद 1857 में क्रांति होने वाला है, तो एक चिंगारी दे दिया। जो चिंगारी है वही जाकर 1857 में आज की तरह चारों तरफ भड़क गया ये, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब अंग्रेज लोग क्या किया कि देखिए मतलब अगर आप पढ़िएगा ना बहुत अच्छे बुक्स पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता था। मान ले कहीं विद्रोह हुआ तो जांच कमेटी बैठती थी। मान ले जांच कमेटी बैठाया, जांच कमेटी, तो जांच कमेटी में भी आदमी लोग कौन है? आदमी लोग सारे अंग्रेज हैं। जब अंग्रेज आदमी लोग है तो जांच कमेटी में कभी भी वो लोग अपना बात मानेगा क्या कि मेरा गलती है? वो लोग नहीं, वो लोग हमेशा गलती किसको ठहरा देता था? वो हमेशा गलती ठहरा देता था जमींदार लोग को, अपना गलती ठहराता ही नहीं था कि हम यहाँ पे ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं। तो अंग्रेज लोग कभी प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाया किसानों का, जो रैयत लोग कभी किसानों का प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाया। तो अंग्रेज ने संथाल आदिवासियों को परेशानियों को समझे बिना उसको एक चुनौती के रूप में लिया और संथालों को शक्तिशाली ताकतों के साथ उड़ा दिया। मतलब समझा ही नहीं कि इसका क्या प्रॉब्लम है, बस लड़ा और सारों को दबा यहाँ पे दिया। अब देखिए फोटो में यहाँ पे कैसे ये लोग तीर धनुष लेके है और यहाँ पे है भाला लेकर के है, घोड़ा है, बंदूक है, सब तरीके से इसको दबा दिया गया है ना। बड़ी संख्या में सैनिकों ने कार्रवाई की और अत्याचार का यहाँ पे पूरा तांडव मच गया और सभी प्रकार के अत्याचार यहाँ पे शुरुआत हो गया। पूरा का पूरा अंग्रेजी सैनिकों ने पूरा इसको दबा दिया हर एक तरीके से। 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लागू किया। मार्शल लॉ मतलब समझ लीजिए एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया हर जगह, कोई भी एरिया, या फिर आप बोल सकते हैं 144 जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उस तरीके से कि कोई भी इधर दिखा उसको गोली मार दिया जाएगा, ऐसे करके लगा दिया गया मार्शल लॉ। और क्रूर हाथों में ब्रिटिश सरकार विद्रोह को दबाने में सफल और अंततः क्या हुआ? विद्रोह खत्म हो गया। संथालों की स्थिति जैसे की तैसी रही, उससे और बदतर हो गई। तो ये था आपका संथाल विद्रोह पूरा का पूरा। अगर आपको इसका पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कीजिए। यहाँ पे आपको हर एक चीज मिलेगा, पूरा का पूरा जो सिलेबस के अनुसार से क्वेश्चन आते हैं, आपको कहीं और से पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट होने पर आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कीजिए और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।